यूजीसी नेट एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर। 21 जून से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं जून 2025 साइकिल के लिए। इस टाइम पे स्टूडेंट का डिमांड है, क्या हमें मॉक टेस्ट सॉल्व अभी करने चाहिए या और थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लास्ट 10 डेज में हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए। दूसरी चीज है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है। फिर जो स्टूडेंट्स का लगातार मेरे पास डाउट हो रहा है, जैसे प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी शेयर की थी, कैसे लास्ट 30 डेज में मैंने प्रिपेयर किया था या मेरी क्या पर्सनल स्ट्रैटेजी रही थी, तो उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट का डाउट आया था, टेस्ट सीरीज कहाँ से लें, कैसे सॉल्व करना है उन्हें। तो आज के इस सेशन में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। कोई भी आइडियलिस्टिक बातें नहीं होंगी आज के सेशन में। मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी है, जिसने मुझे हेल्प किया जेआरएफ क्लियर करने में, गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में, वो स्ट्रेटेजी मैं आज आपको इस सेशन में शेयर करने वाली। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है जूही जैन। जेआरएफ एंड गेट एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई किया है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, और यहाँ पर मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेकर आती हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, सेट एग्जामिनेशन के लिए, गेट एग्जामिनेशन, इन सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी चीजों से रिलेटेड आपको कंप्लीट गाइडेंस है इस चैनल पर मिल जाता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, 3 PM पे यहाँ पर मैं आपके लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आती हूँ। एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन भी आपको कराती हूँ। 12 PM पर हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट की क्लासेस में लेकर आती हूँ। मेरी क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ दिसंबर 25 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर जो कोर्सेज है वो भी अवेलेबल है, और जो स्पेशल फीचर हमारे कोर्स में आपको मिलता है, जो और कहीं नहीं मिलता है, दैट इज पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम। कंप्लीट गाइडेंस है आपको पीएचडी रिलेटेड यहाँ पे दिया जाएगा। प्रपोजल किस तरह से बनाना है, यूनिवर्सिटीज को किस तरह से अर्न करना है, सारे बेनिफिट्स आपको इस प्रीमियम कोर्स में मिल जाते हैं। एंड पेपर 2 का अगर आप कोर्स लेते हैं तो पेपर 1 का कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री एकदम बिल्कुल यहाँ पर आपको मिल जाता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 के साथ अच्छे से प्रिपेयर करके आप अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे करते हैं, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, या मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही थी। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि मॉक टेस्ट सॉल्व करने की जरूरत क्या है। हम यूट्यूब पर देख के या अपने खुद से इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते तो हैं, मॉक टेस्ट में भी हमें क्वेश्चन ही मिलते हैं, पीवाईक्यूज मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं। ऐसा नहीं है, मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये चीज मैं आपको इसलिए बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं था, तो अराउंड 3 to 4 मॉक टेस्ट है जो मैंने सॉल्व किए थे, और उसका रिजल्ट ये रहा कि मेरा नेट यहाँ पे हो गया था, बट जेआरएफ मेरा रह गया था। काफी क्लोज मार्जिन से मेरा जो जेआरएफ रहा था, 6 क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अराउंड 15 to 20 यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए हैं, और ये जो मॉक टेस्ट है इसने मुझे वाकई में बहुत ज्यादा हेल्प किया है। कट ऑफ से भी काफी ज्यादा मैंने स्कोर किया, एंड 224 मार्क्स के साथ मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया। अब मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, तो मेरे जर्नी से आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ ही गई है कि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेने के लिए हमें करना है, बट जेन्युइनली अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। अब सीधे बात करते हैं कि मॉक टेस्ट सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, आपको जो रियल एग्जाम कंडीशन है वो क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने रैंडमली बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हो गया, ऐसा नहीं है। आप जानते हो सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होता है, प्रॉपर सीबीटी मोड में ही आपको एग्जामिनेशन देने हैं। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना एंड सीबीटी मोड में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बिल्कुल जमीन आसमान का अंदर होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बट उन्हें उतनी हैबिट ही नहीं होती कि वो स्क्रीन पर देख के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो सीबीटी मोड में क्वेश्चन देना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करनी है। दूसरी चीज जो है, हमें लगातार 3 आवर्स का मॉक टेस्ट यहाँ पे देना है। ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बीच में फोन चेक कर रहे हैं, कहीं भी इधर उधर घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूस 3 आवर्स बैठ के मॉक टेस्ट अपना सॉल्व करना है, जिस तरह से रियल टाइम में आप अपने एग्जाम में करते हो, उसी तरह से जो रियल कंडीशन है, रियल एग्जाम कंडीशन है, वो यहाँ पर हमें सिमुलेट करनी है, और सीबीटी मोड में प्रॉपर आपको अपना एग्जामिनेशन देना है। दूसरी चीज यहाँ पे जो आती है, अब आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है बनानी है। जैसे जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, उसके लिए मॉक टेस्ट आपका, हम लोग बोल सकते हैं, एक तरह से पायलट स्टडी होता है। जो स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो वो काम कर रही है नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके अगर चेक करोगे अपनी स्ट्रेटेजी, और अगर काम नहीं गई, तो फिर तो वही काम हमारा तमाम हो जाना है। तो इसलिए मॉक टेस्ट और भी ज्यादा जरूरी है।
सो दैट आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो चेक कर सको कि ये वर्क कर रही है या नहीं। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, पेपर वन पहले सॉल्व करोगे या पेपर टू पहले सॉल्व करोगे। तो मॉक टेस्ट में आपको ये सारी चीजें देखनी है। जैसे मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि एग्जाम में हमें पेपर वन पहले करना चाहिए या पेपर टू पहले करना चाहिए, कितना टाइम है पेपर वन को देना चाहिए, कितना पेपर टू को देना चाहिए। तो जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे किया था, मैंने पेपर वन अपना पहले सॉल्व किया, देन उसके बाद पेपर टू मैंने अपना सॉल्व किया। अब कितना टाइम मैंने पेपर वन एंड पेपर टू को यहाँ पे दिया, तो एक जो चीज है जो मैंने ऑनेस्टली अपने मॉक टेस्ट में ट्राई किया था और जिसने मुझे लगता है बहुत ज्यादा हेल्प किया, मैंने ये ट्राई किया था कि जब मैं घर पे अपने मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मैं ट्राई करूँ कि अराउंड 2:30 आवर्स में अपना जो मॉक टेस्ट है यहाँ पे फिनिश करूँ। अगर मैं घर में, जब मैं अपने थोड़े से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में एग्जामिनेशन दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो जाना है, वो नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा देखो अंतर तो होता है, एग्जैक्ट रियल कंडीशंस तो नहीं होती। तो मैंने ये ट्राई किया था कि जब मैं अपने मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो ट्राई करूँ उसे 2 आवर 30 मिनट्स में फिनिश करूँ, सो दैट एग्जाम में अगर मैंने इतनी स्पीड अपनी बना के रख ली, एग्जामिनेशन में बहुत सारे देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आते हैं, आपके आसपास से भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता ही है आपको। तो वो सारी चीजों में अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई है तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मेरा टाइम पे अपना जो एग्जाम हो जाए। मैंने ये पर्सनली ट्राई किया था कि मैं 2 आवर 30 मिनट्स में अपना जो मॉक टेस्ट है फिनिश करूं। अब इसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो पेपर वन में मैंने ट्राई किया रहा था अराउंड 60 मिनट्स में मुझे अपना ये जो मॉक टेस्ट है पेपर वन है कंप्लीट करना है, मतलब ट्राई करना है विद इन 50 मिनट्स करूं। और थोड़ा सा जैसे मुझे मैथ्स है, डीआई है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुझे टाइम लगता है, तो मैंने ट्राई किया कि एटलीस्ट 60 या एट मैक्स यहाँ पे मैं 70 मिनट्स हैं जो पेपर वन को दे सकती हूँ। अब मैं 70 मिनट्स तक क्यों मैंने सोचा, क्योंकि मेरे लिए मेरा पेपर टू ईजी है, मेरा पेपर टू पर मेरा काफी ज्यादा कमांड है। मैं पेपर वन मैंने इतना ट्राई किया था कि 100 क्वेश्चन है वो मैं 1 आवर में भी कर सकती हूँ या एट मैक्स में 1 आवर 30 मिनट्स में भी कर सकती हूँ। इतनी मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी। मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, हर मॉक टेस्ट में मैंने अपना पेपर टू अराउंड 1.5 घंटे में सॉल्व कर लिया। तो इससे मेरा जो जो मैंने आपको बताया कि टारगेट बनाया था अराउंड 2:30 आवर्स में मेरा मॉक टेस्ट हो जाए, इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है। तो ये चीज आपको टेस्ट करनी है, कितना टाइम पेपर वन को देना है, कितना पेपर टू को देना है, ये मैंने आपको बता दिया। ट्राई करो पेपर वन को एट मैक्स 60 मिनट, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है मुझे 2-4 मिनट देने की जरूरत है तो 65 या एट मैक्स 70, इससे ज्यादा पेपर वन को नहीं देना है। इससे ज्यादा जो टाइम है आप बाद में दे सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है। तो पहले 60 मिनट्स में अपना पेपर वन जो मैंने किया था, पहले पेपर वन सॉल्व किया अराउंड 60-65 मिनट्स में, देन पेपर टू मैंने सॉल्व किया। अब इसके बाद भी मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी, जैसे पेपर वन को भी सॉल्व करने का तरीका क्या है। मैंने क्या किया, पहले जो क्वेश्चंस मुझे डायरेक्टली आ रहे हैं उनको मैंने सॉल्व किया। जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपने जब प्रिपरेशन अपनी की है, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे आरसी पहले करना है या डीआई पहले करना है। मैं ये बोलूंगी कि आरसी एकदम से स्टार्टिंग में भी मुझे लगता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि एकदम से जब आप स्क्रीन पे देखने जाते हो ना, एकदम से वो रीडिंग हैबिट नहीं बिल्ड होती। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया, जब मैंने पेपर वन अटेम्प्ट किया है, पहले जो क्वेश्चन जिनका मुझे 100% आंसर पता है, जैसे क्वेश्चन देखते ही मैं 100% जिन क्वेश्चन का आंसर बता सकती हूँ वो मैंने सॉल्व कर लिए। तो अराउंड जैसे पेपर वन में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 to 30 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको 100% आते हैं या जो मुझे 100% आते थे। तो पहले वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। और सीबीटी मोड में हमारे पास ऑप्शन होता है, हम डायरेक्टली मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। तो पहले मैंने ये किया, जो क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली देखते आ रहे हैं पहले वो मैंने सॉल्व किए। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे मैंने सेकंड चीज अपना आरसी सॉल्व किया, क्योंकि जब मैंने 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मेरी थोड़ी सी रीडिंग हैबिट भी बिल्ड हो गई, तो मैंने अपना आरसी यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आरसी के जब 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो मेरे अराउंड 30 to 40 हैं या 35 क्वेश्चन है जो मैंने अटेम्प्ट कर लिया। अब बाकी के जो मेरे बचे हैं 10 से 15 क्वेश्चन, इसमें मुझे सोचने में टाइम लग रहा है। जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन तो आपकी डीआई के हो गए, तो मैंने यहाँ पे ट्राई कर लिया कि पहले मैं डीआई सॉल्व कर लूँ। जैसे जिन लोगों को डीआई में प्रॉब्लम है वो लोग एकदम लास्ट में कर सकते हैं, बट मुझे डीआई थोड़ा बहुत सॉल्व करना आता है, तो मैंने यहाँ पे फिर आरसी कंप्लीट करने के बाद अपना डीआई यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, या फिर मैंने क्या किया कि ये जो 10 से फिर डीआई अटेम्प्ट कर लिया, डीआई सॉल्व हो गया, फिर यहाँ पे क्या किया, ये जो जितने क्वेश्चन मेरे बच रहे थे, जैसे अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, चॉइस एलिमिनेशन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन मैंने सबसे लास्ट में यहाँ पे अटेम्प्ट किए, जिसमें तुक्का लगाना है या जो भी मुझे जैसे भी उन्हें डील करना है वो मैंने यहाँ पे किया।
किया। सो ये मेरा पेपर वन सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी था। पहले जो क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं उनको करो, देन आरसी करो, फिर अपना डीआई करो, और लास्ट में जो बिल्कुल ही क्वेश्चन जिनका कोई आइडिया नहीं है उनको यहाँ पे डील करना है, उसमें जो भी अपने ऑप्शन है सिलेक्ट करके आने हैं। ठीक है, तो अपना पेपर वन यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो 8 से 10 क्वेश्चन है जिनका आपने ऐसा सोच रखा है कि मैं इनको अगर बाद में टाइम बचता है तो मैं इन्हें फिर से रिव्यू कर लूंगी, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू। दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है उसको इवेल्युएशन के लिए नहीं रखा है, दूसरा ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू रिव्यू किया है और उसे इवेल्युएशन के लिए भी आपने रखा है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपने इस तरह से वहां पे मार्क कर दिए हैं कि अगर आपको टाइम मिलता है तो इसे वापस रिव्यू भी कर लो, और अगर टाइम नहीं भी मिला है तो भी ये क्वेश्चन आपके चेक हो जाएंगे वहां पे जो भी आपने आंसर किया है। तो इस तरह से जब मेरे पास टाइम बचा फिर मैंने लास्ट में जब मेरा पेपर टू भी सॉल्व हो गया तब इन क्वेश्चंस को विजिट कर लिया, और अगर आंसर्स वगैरह अपने चेंज करने हैं तो वो मैंने देख लिया। इस तरह से मैंने पेपर वन अपना सॉल्व किया। फिर पेपर टू मैंने सॉल्व किया, जैसे मेरा पेपर टू सोशियोलॉजी, उसमें इतने ज्यादा क्या न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आते, तो वहां पर भी मेरा थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा। जिन पेपर में न्यूमेरिकल आ जाते हैं वहां पर अप्रोच डिफरेंट हो सकता है। सो मेरा क्या था वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। पेपर टू की अगर बात करूँ तो सेम वही अप्रोच पेपर टू में लगाया। पहले जो क्वेश्चंस हैं जो मुझे 100% आते हैं वो मैंने सॉल्व कर लिए, जैसे अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस हैं जो मुझे 100% आते हैं पेपर टू में, वो मैंने बिल्कुल डायरेक्टली देखा, क्वेश्चन आंसर किया, सेव किया, नेक्स्ट आगे बढ़ गए। फिर मैंने क्या किया, अगेन रीडिंग हैबिट मेरी डेवलप हो गई तो आरसी मैंने किया। अब यहाँ पे पेपर टू में आप एक और चीज कर सकते हो, चाहो तो आरसी पहले कर लो, क्योंकि आपकी ऑलरेडी पेपर वन की वजह से जो रीडिंग की हैबिट है वो थोड़ी सी आ गई है स्क्रीन पे दिख के। तो या तो आरसी पहले यहाँ पे सॉल्व कर लो, या फिर पहले जो क्वेश्चन आपको एकदम डायरेक्टली आ रहे हैं 100% आ रहे हैं उनको अप्रोच कर लो। ये किया तो मैंने पहले डायरेक्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किए, फिर 10 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे पेपर टू में 10 क्वेश्चन आते हैं आरसी के, वो किए, अराउंड 80 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे अगेन 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर मुझे सोचना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, फिर इनको मैंने अटेम्प्ट कर लिया जो भी आंसर किए। तो इस तरह से मैंने देखा मेरा मॉक टेस्ट में भी हर बार जैसे मैंने बताया 2 hour 30 minutes में मैंने अपना मॉक टेस्ट खत्म किया है। और इसी तरह से बताया जब आप मॉक टेस्ट में चीजें सीख लेते हो तो फाइनल एग्जाम में भी चीजें हो जाती हैं। तो सेम फाइनल एग्जाम में भी मेरा जो पेपर है, एग्जाम है, वो 2 hour 30 minutes में हो गया था। 30 मिनट्स का टाइम मेरे पास पूरा पूरा था अपने आंसर्स को अच्छे से चेक करने के लिए, देखने के लिए, तो वो टाइम मैंने वहां पर अपना दिया है। सो ये मेरी स्ट्रेटेजी। अब मेरे लिए तो ये चीज अच्छे से वर्क की है कि पेपर वन मैंने पहले अटेम्प्ट किया है, पेपर टू मैंने पहले अटेम्प्ट किया, बट आपके लिए ये वर्क कर रही है नहीं। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो पेपर टू को पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं, पेपर वन को नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगेन यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट हेल्प करेंगे। तो जो स्टार्टिंग के 2 मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको ऐसे देने हैं जहां पर आप अपनी स्ट्रेटेजी चेक करो कौन सी चीज मेरे लिए वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। जैसे एक जो पहला मॉक टेस्ट आपने दिया उसमें आपने ये ट्राई करके देखा पहले मैं पेपर वन सॉल्व करूं, देन मैं पेपर टू अपना सॉल्व करूं। जो दूसरा मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसमें उल्टा करके देखो, पहले पेपर टू सॉल्व करो फिर अपना पेपर वन सॉल्व करो। अब दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं पेपर वन पहले सॉल्व करती हूँ तो किस तरह से मेरा टाइम मैनेज हो पा रहा है, या कैसे मैं अप्रोच कर पा रही हूँ, या अगर मैं पेपर टू पहले कर रही हूँ तो मेरा टाइम ज्यादा बच रहा है या टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो ये आपको मॉक टेस्ट में समझ में आएगा। फिर जिस टेस्ट में आपको बेटर रिजल्ट मिले वही जो स्ट्रेटेजी है आपको सारे अपने मॉक टेस्ट में फॉलो करनी है, और सेम स्ट्रेटेजी आपको अपने मेन एग्जाम में भी अप्लाई करनी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मॉक टेस्ट में कुछ और ही करते हैं और फिर फाइनल एग्जाम में लास्ट डे जाके अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदलते हैं, और क्योंकि दूसरे ने किसी ने बोल दिया कि नहीं मैं तो पहले पेपर वन अटेम्प्ट करूंगा या पेपर टू पहले अटेम्प्ट करूंगा, तो हम पता चले पूरी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं। ये नहीं करना है, जो चीज आपके लिए बेटर तरीके से वर्क करिए वो आपको करना है। तो ये दो चीजें हमने सबसे पहले फॉलो की। अब आपने अपना मॉक टेस्ट दे दिया है, और मॉक टेस्ट से पहले भी जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अपना एक टारगेट स्कोर अपने माइंड में जरूर रखिए। आपका टारगेट स्कोर क्या है? अब ये जो टारगेट स्कोर है आपके कट ऑफ के बेसिस पर डिसाइड होगा। जैसे मेरे सब्जेक्ट में हमेशा जो कट ऑफ है 220 समथिंग जाता है, तो मैंने अपना टारगेट बनाया था 220 प्लस मार्क्स का। और ये जो टारगेट स्कोर अगर आप बनाते हो उस अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रेटेजी बनाओगे कि मुझे पेपर वन में इतने क्वेश्चन सही करने हैं, पेपर टू में इतने क्वेश्चन सही करने हैं, उस अकॉर्डिंग अगर आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो बिल्कुल आपको रिजल्ट भी उसी तरह का मिलेगा। क्योंकि मॉक टेस्ट को इग्नोर
इग्नोर नहीं करना है या फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। एक्चुअली में मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे मैंने बताया, मैंने 15 to 20 मॉक टेस्ट अपने सॉल्व किए। मैंने अपने अराउंड 15 to 20 मॉक टेस्ट में अगर मैंने 10 से 15 मॉक टेस्ट में भी अपना जो टारगेट स्कोर है अचीव कर लिया है, सो इसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, मुझे एग्जाम देने से पहले पता था कि मेरा एग्जामिनेशन मोस्टली जो है क्लियर होने वाला है, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो आपका परफॉर्मेंस है वो बता देता है। मॉक टेस्ट तो हमने दे दिया, बट उसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। अगर आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 30 मॉक टेस्ट दे दिए हैं और उन 30 में से आपने एक भी मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं किया, तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी, जरूरी नहीं है मैंने 15-20 मॉक टेस्ट दिया आप भी दो, आप 10 ही मॉक टेस्ट दो, बट उन 10 मॉक टेस्ट को आप बहुत अच्छे से एनालाइज करो। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो तो फिर उन मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए, और अपने एक मिस्टेक डायरी या बेसिकली एक नोटबुक बना के रखो जहां पर आप रीजन नोट डाउन कर रहे हो। जैसे आउट ऑफ 150 अगर आपके 50 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, सो 50 क्वेश्चंस का आपके पास रीजन लिखा होना चाहिए कि मेरे ये जो 50 क्वेश्चंस हैं क्यों गलत हुए हैं। क्या आपके लिए टॉपिक एकदम न्यू था, या तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, या आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत होता है, या फिर हमने क्वेश्चंस को ध्यान से रीड नहीं किया, जैसे नोट नहीं पढ़ते हैं, इनकरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। या क्वेश्चन हमने पढ़ा था बट उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा है, मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो ये सारे रीजन लिखे होने चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में देखो आपने कितनी मिस्टेक अपनी इंप्रूव की है, उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो 10 ही मॉक टेस्ट दो, बट उन्हें इतने अच्छे से एनालाइज करो कि आपका पूरा यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाए। ये चीज मैंने अपने मॉक टेस्ट के टाइम पे फॉलो की है। और मॉक टेस्ट लगाने का सही टाइम क्या है, अभी आपका बेस्ट टाइम है मॉक टेस्ट लगाने का। क्योंकि अगर आप सोचो लास्ट के 10 डेज में या लास्ट के 5 डेज में मैं मॉक टेस्ट लगा लूँ, तो फिर आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे, और मॉक टेस्ट में जो मिस्टेक हो रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हमें टाइम चाहिए। तो अभी से, आज से ही अगर आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हो, तो आपके पास प्रॉपर टाइम भी रहेगा उसको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट भी अगर आप लगा लेते हो, मिनिमम 10 लगाओ, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप ज्यादा नहीं लगा पा रहे हो, एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट तो जरूर आप लगाइए, वो भी फुल लेंथ, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के। वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट आप सॉल्व करिए, अभी से अपना सॉल्व करना स्टार्ट करो आज से। तो जैसे आज आपने कोई मॉक टेस्ट सॉल्व किया, फिर एक दिन उसे आप एनालाइज करने के लिए भी ले सकते हो। जो मिस्टेक हो रही है उसको नेक्स्ट टेस्ट में कैसे इंप्रूव करना है, वो सोचने के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। अगर लास्ट में मॉक टेस्ट दोगे तो फिर आपको अपनी मिस्टेक्स इंप्रूव करने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। और जो एक और चीज है, मॉक टेस्ट का करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए, तो जिस तरह से एनटीए आपका एग्जाम लेता है उसी तरह से, जैसे आपका या तो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होता है 9 AM टू 12 PM, या फिर आपका इवनिंग शिफ्ट होता है 12 PM टू 6 PM, तो इसी टाइम में आप भी ट्राई करिए अपना मॉक टेस्ट देने का, क्योंकि आपको नहीं पता आपका एग्जाम अभी किस शिफ्ट में होने वाला है। इस अकॉर्डिंग आपको करना है। और क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यूजुअली ये दोनों टाइम में सोने की आदत होती है। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि अब अपना टाइम है, अपना टाइमिंग जो स्लीपिंग स्केड्यूल है उसको चेंज करने का। अगर आप बहुत लेट नाइट पढ़ने वाले बच्चे हो, सुबह देर से उठते हो, तो आपको थोड़ा सा अपना स्केड्यूल चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर गलती से आपका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में आ गया, तो फिर आपका माइंड काम नहीं करेगा अगर आपको इस टाइम पे सोने की आदत है। तो थोड़ा सा अपना स्लीपिंग स्केड्यूल भी चेंज करो। 3 से 6 भी बहुत सारे लोगों को सोने की आदत होती है दिन में, गर्मियों में वेकेशन का टाइम चल रहा है, तो ये दोनों टाइम में आप ट्राई करो, एक्टिव रहो, क्वेश्चंस अपने सॉल्व करते हो, सो दैट अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सके। आई होप आज का सेशन आपको फ्रूटफुल लगा होगा। अब बात यही आती है कि मैम मॉक टेस्ट कहाँ से सॉल्व करें। जेआरएफ अड्डा पर आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के कंप्लीट टेस्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया, मॉक टेस्ट में आपको जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट आप अपना अच्छे से एनालिस कर सको क्यों आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या उसमें मिस्टेक्स हैं जो आपको नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करनी है। ये सारी चीजें आपको इस एक्सप्लेनेशन से मिल जाएंगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप अपना जो क्वेश्चन है रिविजिट कर सकते हो। तो ये जो प्रॉपर सीबीटी एनवायरनमेंट वाला फील है, ये आपको मिल जाता है जेआरएफ अड्डा के मॉक टेस्ट में। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा पेपर है सोशोलॉजी, तो पेपर 1 प्लस सोशोलॉजी के 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे। बहुत सारे ये भी हम मिस्टेक करते हैं कि इजी से कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो या तो हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमारे तो इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो जो पता चले
वाले हमारे एग्जाम से रिलेटेड ही नहीं हो, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए क्योंकि मार्क्स ही नहीं आ रहे, तो दोनों ही मिस्टेक नहीं करनी है। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के आपको मॉक टेस्ट करने हैं, जो कि आपको स्पेशली जेआरएफ अड्डा के कोर्स में मिलता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन, रियल टाइम इंटरफेरेंस। और ना सिर्फ सोशियोलॉजी, इसी तरह से सभी पेपर 1 एंड पेपर 2 सब्जेक्ट के कोर्सेज हैं आपको मिल जाते हैं। ऑफलाइन भी यहाँ पर हमारे टेस्ट अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा के ऑफलाइन सेंटर पे, सो ऑफलाइन सेंटर को भी आप विजिट कर सकते हो। और भी ज्यादा यहाँ पर आपको प्रॉपर माहौल मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो इन गिवन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। अदरवाइज ऑनलाइन अगर आपको लेने हैं तो जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को विजिट करिए, www.jrfadda.com। यहाँ पर कोर्सेज के सेक्शन में जाके जो टेस्ट सीरीज है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर भी आप लोग टेस्ट सीरीज को विजिट कर सकते हो। सो आई होप आज का सेशन आपको फ्रूटफुल लगा हो। मेरी जो स्ट्रेटेजी है जिसने एक्चुअली में मुझे हेल्प किया है जेआरएफ एंड गेट एग्जामिनेशन क्लियर करने में, वो मैंने यहाँ पर आपको शेयर करने की कोशिश की है। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इसी तरह से मिलेंगे हमारी क्लासेस में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अपना जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और भी कोई आपको हेल्प चाहिए, इस तरह की स्ट्रेटेजी आप चाहते हो, तो वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।